फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 6 सोशल साइंस इतिहास चैप्टर 2 है ये और चैप्टर का नाम है आखेट खाद्य से भोजन संग्रह से उत्पादन तक। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये क्लास 6 के हिस्ट्री के लिए, इतिहास के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन 6 के अलावा ये 7वीं क्लास में भी पूछा जाएगा, 8वीं क्लास में भी पूछा जाएगा, क्योंकि इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको आगे की क्लास में पूछा जाएगा। मैं आपको थोड़ा उन पॉइंट्सों से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। जैसे नवपाषाण युग है, नवपाषाण युग में किस प्रकार के औजार हुआ करते थे, हथियार हुआ करते थे, ये सारी चीजें जो है ऐसे पॉइंट्स है ना जो 7वीं क्लास में भी और 8वीं क्लास में भी पूछा जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। क्लास 6 के सोशल साइंस इतिहास है, हिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है आखेट और खाद्य से भोजन और संग्रह से उत्पादन तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं। खासकर इतिहास की अगर हम बात कर लें, खासकर हम ये इतिहास धीरे धीरे आपके सब्जेक्ट में आगे बढ़ते जाएगा और फिर ये पॉलिटिकल साइंस से मैच हो जाएगा, फिर ये सोशोलॉजी से मैच होगा, फिर ये होम साइंस से मैच होगा। तो यदि आप अभी से इसको सही तरीकों से लेके चलते हैं तो आपके आगे आने वाले समय में दिक्कतें नहीं होंगी, आप आसानी से समझ पाओगे, आप आसानी से उन चैप्टरों को एक्सप्लोर कर पाओगे, जान पाओगे कि कौन कौन सी चीजें थी और किस किस समय में ये कैसे काम आया। आज अगर 6 क्लास की अगर हम बात कर रहे हैं तो 6 क्लास में हो सकता है कि टॉपिक्स आपके छोटे छोटे होंगे, लेकिन जब आप 7वीं में जाओगे तो ये टॉपिक्स बड़े हो सकते हैं, 8वीं में जाओगे तो ये उससे भी बड़े हो जाएंगे। लेकिन जब आप कॉलेज वगैरह में आते हो ना, आप जब 12th में आते हो तो ये टॉपिक्स काफी बड़े होते हैं। लेकिन याद रखना, शुरुआत उनकी यहीं से होती है, क्लास 6 से ही होती है। किसी भी टॉपिक की बात कर लो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, होम साइंस का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, सिविक्स का हो, जियोग्राफी का हो, टॉपिक्स की शुरुआत आपके 5वीं और 6ठी क्लास के साथ ही शुरू होता है। तो यहां से अगर आप सही तरीकों से समझना शुरू कर लिए तो आपके आगे आने वाले समय में ना किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। अक्सर बच्चे ऐसा ही सोचते हैं ना कि हम आगे बहुत मुश्किल से पढ़ेंगे, बहुत बड़े बड़े किताब होते हैं, बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं, सिलेबस में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, 10th का बोर्ड है, 12th का बोर्ड है, ग्रेजुएशन है, बीए है, दिस है, दैट है। तो ये ऐसा सोचते क्यों है? ऐसा इसलिए सोचते हैं ना क्योंकि उन्होंने शुरुआत में ठीक से पढ़ाई नहीं किया। अगर शुरुआत में उन्होंने अगर समझ लिया होता कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, तो उनको अगर आगे कहीं भी बताया जाएगा, वो 9th में हो, 12th में हो, 10th में हो या ग्रेजुएशन में हो, तो भारत तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था ना। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप आगे की जानकारी कैसे हासिल करोगे? तो देखिए, समय को व्यर्थ नहीं करते हैं, सीधा मुद्दे पे आते हैं, ऑन द टॉपिक। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है कि नवपाषाण युग किसे कहते हैं, या फिर नवपाषाण युग से आप क्या समझते हैं। अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप बताएंगे पाषाण युग के आखिरी चरण को ना नवपाषाण युग कहते हैं। पाषाण युग जो था, युग कहने का मतलब है एक टाइम पीरियड, एक समय जिसमें कुछ पद्धतियां थी, कुछ समाज थे, कुछ नियम थे, कुछ कानून थे, कुछ आविष्कार थे। तो ऐसे टाइम पीरियड को ना हम युग कहते हैं। तो कहा गया है कि पाषाण युग के आखिरी चरण में, पाषाण युग जब खत्म हो रहा था उसके अंतिम समय में जो टाइम पीरियड चल रहा था ना, उसे हम क्या कहते हैं? नवपाषाण युग कहते हैं। इस चरण की शुरुआत लगभग लगभग 10,000 साल पहले हुई थी। ये आज की बात नहीं है, या 2 दिन पहले की बात नहीं है, या 10 दिन पहले की बात नहीं है। 10,000 साल पहले के टाइम पीरियड को हम नवपाषाण युग कहते हैं। याद रखिएगा, 10,000 साल पुराने का जो समय है, जो टाइम पीरियड होगा आज से 10,000 साल पहले, उसको हम क्या कहते हैं? नवपाषाण युग कहते हैं। इस चरण में, इस चरण कहने का मतलब है इस समय आदमी ने खेती करना शुरू किया था। याद रखिएगा, नवपाषाण युग जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी समय में, इसी टाइम पीरियड में इंसानों ने, मनुष्यों ने फार्मिंग करना शुरू किया, खेती करना शुरू किया, एग्रीकल्चर करना शुरू किया। तो ये हमारा नवपाषाण युग के बारे में था। नवपाषाण युग को समझ लिया, अब हम आपको बताएंगे नवपाषाण युग के औजार। औजार मतलब समझते हो? हथियार। जो अब उस समय तो आदमी ने खेती करना शुरू किया था, तो खेती मुंह से तो नहीं होगा ना, हाथ से तो नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि जाएंगे खेत में मुंह से माटी काटना शुरू कर देंगे, खेत जोतना शुरू कर देंगे, मिट्टी बोना शुरू कर देंगे। तो ऐसा तो नहीं होगा। उस समय जो हथियार का उपयोग होता था, जो औजार का उपयोग होता था खेती करने के लिए, उसके बारे में देखेंगे। नवपाषाण युग के जो औजार थे वो बहुत छोटे आकार के और अत्यंत सुगढ़ होते थे, क्योंकि शुरुआती समय था, ये खेती करने का शुरुआती समय था। तो उस समय जो उन
लोगों ने औजार बनाया वो बहुत छोटे-छोटे हुआ करते थे। आज की तरह ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और बड़े-बड़े मशीन नहीं हुआ करते थे। छोटे-छोटे हथियारों के माध्यम से वो लोग खेती किया करते थे। पत्थर को बेहतर ढंग से तराशा जाने लगा। उस समय लोहा वगैरह का तो पता था नहीं, या फिर लोहा पिघला के हथियार बनाने की तकनीक भी नहीं थी, टेक्नोलॉजी भी नहीं था, लेकिन पत्थर तो था ना। तो ये क्या करते थे, पत्थरों को धीरे-धीरे फोड़-फोड़ के उससे क्या बना लेते थे, हथियार बना लेते थे और उन हथियारों से क्या करते थे, खेती किया करते थे। तो ये जो थे वो पत्थर को बेहतर ढंग से तराश कर, मतलब उसको काट-छाँट कर उससे औजार बनाते थे और औजारों में हैंडल भी लगाए जाने लगे। क्योंकि जो हैंडल होता है ना, उससे उस हथियार को पकड़ने में ना सुगमता होती है, आसानी होती है, डिफ़िकल्ट नहीं होता है। मतलब अगर कोई पत्थर की चीज़ों को अगर हाथ से पकड़ो तो हाथ में अगर बहुत देर तक उसको हम यूज़ करते रहें, तो हाथों में फोड़े वगैरह हो सकते हैं, हाथ छिल सकता है। इसीलिए वो लोग क्या लगाते थे? हैंडल लगाते थे। हैंडल लगाने से क्या फ़ायदा था कि उनके हाथ में परेशानी नहीं होता था। जैसे कि हम भाला की बात कर लें, कुल्हाड़ी की बात कर लें, हँसिया की बात कर लें, तीर की बात कर लें, ये सारी चीज़ें तो आपने अपने देखा होगा ना, खुरपी, हँसुआ, कुदाली, कुल्हाड़ी, यही सारी चीज़ें तो खेती के लिए यूज़ होता है। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो उस समय नवपाषाण युग में औजार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। पॉइंट हमारा कहता है नवपाषाण पुरा स्थलों। पुरा स्थल का मतलब क्या होता है? जगह। वो स्थान कौन-कौन सा था? जहाँ पे नवपाषाण युग के समय में मनुष्य रहा करते थे, खेती किया करते थे, औजार बनाया करते थे, तो वो जगह कौन-कौन सा था? ये जगह जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, आपको समझना है इसको। सबसे पहला जगह का नाम है बुर्ज हूम और गुफ्रकाल। ये दोनों जो है वो जम्मू कश्मीर में है। अपने भारत का एक राज्य है जम्मू कश्मीर, आपने सुना होगा इसका नाम, आपने राजधानी का नाम पढ़ा होगा तो आपको जम्मू कश्मीर के बारे में जरूर पता होगा। तो जम्मू कश्मीर में ही एक बुर्ज होम और गुफ्रकाल था जहां पे नवपाषाण युग हुआ करता था। इसके अलावा मेहरगढ़ है, ये पाकिस्तान के अंदर है, क्योंकि पाकिस्तान तो अब 1947 में ना भारत से आजाद हुआ है। मतलब आजाद क्या हुआ है, अलग हुआ है, बंटवारा हुआ है। हमारे यहाँ आजादी तो उसको होता है जिसको कोई पहले गुलाम कर रखा होता है, लेकिन पाकिस्तान तो गुलाम था नहीं। तो पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो उसके बाद यह जगह जो है मेहरगढ़ वो पाकिस्तान में चला गया। लेकिन हमने तो बात किया है 10,000 साल पहले का, तो 10,000 साल पहले तो ये सब एक ही जगह था ना, भारत के अंदर ही था। तो मेहरगढ़ है जहां पे नवपाषाण पुरा स्थलों के रूप में देखा जाता है, ये पाकिस्तान में है। इसके अलावा चिरांद, चिरांद भी एक जगह है जो बिहार में है। चिरांद जो है वो भी अपने बिहार में है। हम सब तो बिहार के ही रहने वाले हैं, मतलब खासकर मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ। तो बिहार में एक जगह है चिरांद, वो उसको भी ना हम नवपाषाण पुरास्थल के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दाऊजली हेडिंग, ये पूर्वोत्तर भारत में है। इसके अलावा कोल्डी हवा, ये उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद हल्लूर और पयमल्ली, ये दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत कहने का मतलब है साउथ इंडिया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, इन सभी जगहों को हम दक्षिण भारत के रूप में जानते हैं। तो ये सारे वो जगह हैं जहां पे नवपाषाण पुरा स्थलों के रूप में इन्हें देखा जाता है। क्या कहता है कि अब हम उन पुरा स्थल के बारे में बात करेंगे जहां पे जो अवशेष प्राप्त हुआ है, खुदाई के दौरान जो अवशेष प्राप्त हुआ है, उससे हम पता करेंगे कि कौन-कौन से जगह पे हमें क्या-क्या चीजें प्राप्त हुई है। तो सबसे पहला मेहरगढ़ जो है वो अभी तो पाकिस्तान में है। मैंने आपको बताया है कि मेहरगढ़ जो है वो अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। वहां पे खुदाई के दौरान गेहूं प्राप्त हुआ है, जौ प्राप्त हुआ है, भेड़ प्राप्त हुआ है, बकरी प्राप्त हुआ है और मवेशी प्राप्त हुआ है। मवेशी कहने का मतलब है कि 10,000 साल से क्या भेड़ बकरी वहां पे था? नहीं, उनकी हड्डियां प्राप्त हुई है, उनकी अस्थियां प्राप्त हुई है। वो मिट्टी के नीचे जब खुदाई हुआ ना, तो वहां पे उनको गेहूं का बीज प्राप्त हुआ, जौ का बीज प्राप्त हुआ, भेड़ की हड्डी प्राप्त हुई, बकरी की हड्डी प्राप्त हुई, मवेशी प्राप्त हुई। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि जो पुरास्थल है मेहरगढ़, जो अभी के समय में पाकिस्तान में, वहां के जो लोग हुआ करते थे वो गेहूं की खेती किया करते थे, वो जौ की खेती किया करते थे, वो भेड़ को पालते थे, वो बकरी को पालते थे, वो मवेशी पालन किया करते थे। वहीं पे अगर हम दूसरे नंबर की बात करें, कोल्डी हवा, ये जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से चावल के दाने प्राप्त हुए हैं और जानवरों की हड्डी के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। मतलब ये भी खेती किया करते थे चावल का, धान का खेती किया करते थे और जानवरों को भी पालते थे, तभी तो जानवर की हड्डियां प्राप्त हुई है ना। तो ये पूरा स्थल के बारे में था। अब बात करेंगे महागढ़ा के बारे में, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। यहाँ पे भी चावल के दाने प्राप्त हुए हैं, मवेशी के
खुरों के निशान मतलब जो पैर होता है ना मवेशियों का, उनको हम खुर कहते हैं, उसके निशान प्राप्त हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों से यही पता चलता है कि यहाँ के लोग भी खेती किया करते थे, ये भी मवेशियों को पाला करते थे। इसके अलावा गुफरा काल, जो मैंने कश्मीर के बारे में बताया था, गुफरा काल और बुर्ज-हुम, तो यहाँ पे भी गेहूँ प्राप्त हुआ है, दाल प्राप्त हुआ है। बुर्ज-हुम जो कश्मीर में ही है, यहाँ पे भी गेहूँ, दलहन, दलहन मतलब दालें, इसके अलावा कुत्ता, मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई है। इसका मतलब है कि यहाँ के लोग भी खेती किया करते थे और इन तरह के जानवरों को पाला करते थे। इसके अलावा चिरांद की बात कर लेंगे, जो बिहार में है, वहाँ से भी गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस और बैल की अस्थियाँ प्राप्त हुई है। तो इससे यही साबित होता है कि चिरांद जो बिहार में है, वहाँ के लोग भी खेती किया करते थे और साथ ही साथ वो मवेशियों को भी पाला करते थे। आज भी हमारे यहाँ बिहार में बैल वगैरह ना पाला जाता है, बैल को लोग रखते हैं, खेती में वो काम आता है। पॉइंट हमारा कहता है हल्लूर, जो आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से हमें क्या-क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से हमें ज्वार प्राप्त हुआ है, बाजरा प्राप्त हुआ है, मवेशी की हड्डियाँ प्राप्त हुई है, भेड़ की हड्डियाँ प्राप्त हुई है, जंगली सूअर की हड्डियाँ प्राप्त हुई है। तो ये भी साबित करता है कि यहाँ पे ज्वार की खेती हुआ करती थी, बाजरा की खेती हुआ करती थी, भेड़ की खेती हुआ करती थी, जंगली सूअर को लोग रखते थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पय्यमपल्ली, ये भी आंध्र प्रदेश में है, इसलिए मैंने आपको दक्षिण भारत के रूप में इसको बताया था कि आंध्र प्रदेश भी तो दक्षिण भारत में ही है ना। तो यहाँ पे काला चना प्राप्त हुआ है, ज्वार बाजरा प्राप्त हुआ है, मवेशी की हड्डियां, भेड़, जंगली सुअर, तो यहाँ भी यही पता चलता है। इसीलिए हम कहते हैं कि नवपाषाण युग जो था ना, वहां पे लोग खेती किया करते थे, उनके पास औजार हुआ करते थे पत्थरों के, आज से 10,000 साल पहले। नवपाषाण युग में ही तो खेती होना शुरू हुआ, उन लोगों ने हथियार बनाया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है बदलती हुई जलवायु। जलवायु का मतलब होता है कि हम देखो कि अभी हम लोग दिल्ली में रहते हैं, कैसे बहुत ज्यादा गर्मी हो गया है, तो ये जो मौसम का बदलाव है ना, इसी को हम जलवायु का परिवर्तन भी कहते हैं। अचानक से वेदर में अर्थात मौसम में जो भी बदलाव होता है उसे हम क्या कहते हैं? बदलती हुई जलवायु कहते हैं। तो लगभग लगभग 12,000 साल पहले, नवपाषाण युग के बारे में मैंने आपको भी बताया कि 10,000 साल पहले शुरू हुआ था। अब हम अगर बदलती हुई जलवायु की बात कर लें, तो लगभग लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। दुनिया का जो जलवायु था, जो वेदर था, जो मौसम था, इस पृथ्वी का, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। गर्मी बढ़ने लगी, अचानक से टेम्परेचर बढ़ने लगा। आज जो 50 डिग्री 52 डिग्री आप टेम्परेचर देखते हो, तो ये गर्मी उस समय बढ़ने लगी। कब? 12,000 साल पहले। इसके परिणाम में क्या हुआ? जो घास वाले जो मैदान थे, उनके क्षेत्र बनने लगे। परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। घास वाला मैदान समझते हो? जिसमें चारण के लिए छोटे छोटे पौधे उगते हैं, जिसको पशु खा के अपना जीवन चलाते हैं। इससे क्या हुआ? हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी। संख्या इसलिए बढ़ी क्योंकि उनको खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिलने लगा। जब उनको एक घास का मैदान मिलने लगा, तो वो खूब दबा के खाते थे और उससे उनकी जनसंख्या बढ़ने लगी। जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं, उनकी जनसंख्या बढ़ने लगी। तो आपको तो पता है ना, हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय, ये सब तो घास ही खाते हैं ना। इसके बाद जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, वो भी इसके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतें और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। अब हिरन को उस समय लोग खाते थे मार के। लोग उस समय छोटे छोटे खरगोश को, हिरन को, बारहसिंगा को, भेड़ को, बकरी को मार के अपना भोजन के रूप में उसको ग्रहण करते थे। तो वो जब इसको इसके पीछे आए ना, पीछे कहने का मतलब है इनके साथ रहने लगे, तो इसके बारे में वो सारी जानकारी को हासिल करने लगे कि वो क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे उनके बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी जानकारी उस समय के लोगों को होने लगा। लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। जब उनको लगा कि गाय तो दूध देती है, बकरी तो दूध देती है और उसके पीने से शरीर को शक्ति प्राप्त होता है, बकरी को मार के भी खा सकते हैं, मटन की तरह। मटन वगैरह तो आप लोग समझते होंगे, मटन तो बहुत बहुत लोग खाते हैं, बहुत लोग नहीं खाते हैं। लेकिन गाय को लोग दूध के लिए पालते थे, गोबर के लिए पालते थे, उससे काम भी लिया जाता था। तो इस तरह से क्या हुआ कि लोग इनको पकड़ के पालने के बारे में सोचने लगे और यहीं से क्या हुआ, जंतु पालने की प्रक्रिया
शुरू हो गई। इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। आज से नहीं, 12,000 साल पहले भी लोग मछली को बड़े चाव से खाते थे। जो पानी के अंदर मछलियां पाई जाती है, मैं तो बार बार वही कहता हूँ, कुछ लोग वेजिटेरियन है, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन है। तो जो लोग वेजिटेरियन है उनके लिए तो ये मांस मछली मटन चिकन तो होता ही नहीं। जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए अंडा मछली मटन चिकन ये सारी चीजें हैं। तो उस समय में ज्यादातर लोग जो लोग थे ना वो नॉन वेजिटेरियन ही हुआ करते थे, क्योंकि वेज वाली चीजों के बारे में तो उनको पता ही नहीं हुआ करता था कि कैसे हम दूध से दही बना सकते हैं, कैसे दूध से हम मिठाई बना सकते हैं। तो वो लोग ज्यादातर मांस वगैरह ही खा के रहते थे। और आपको बड़ा हैरानी होगी कि उस समय के लोग ज्यादातर मांस पकाते भी नहीं थे, कच्चा भी मांस खा लेते थे, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं था कि पका के भी खाया जाता है। कुछ ऐसा हुआ कि एक बार जंगल वंगल में आग लग गया, के बाद क्या हुआ कि काफी सारे जानवर उसमें जल के मर गए और उनके पास अब शिकार करने के लिए जानवर नहीं था। तो वो बेचारे क्या करते, उसी जले हुए जानवर को खाना शुरू किया। तो उनको लगा भाई इसका तो टेस्ट पहले कच्चे मांस से ज्यादा अच्छा है और जल्दी से वो पच भी जाता था, क्योंकि कच्चा मांस को पचाने में समय लगता है। अगर आपको हम कोई एक लेग पीस कच्चा ही खिला दे तो वो आप खा पाओगे? पहले तो आप खाओगे नहीं। अगर आप खा लेते हो तो उसको पचाने में समय लगेगा ना, क्योंकि वो कच्चा है, वो पका हुआ नहीं है। अगर उसी एक लेग पीस को बढ़िया से फ्राई उराई करके जैसे केएफसी वगैरह में देते हैं वैसा करके दूं तो वो जल्दी से पच जाएगा, क्योंकि वो पका हुआ होता है। तो ऐसा ही कुछ बदलती हुई जलवायु के बारे में आपको जानना था। पॉइंट हमारा कहता है बसने की प्रक्रिया। अब बसने की प्रक्रिया को समझ लीजिए, एक बस्ती बनाना, एक ही जगह पर इकट्ठा होकर रहना, एक समाज का निर्माण करना, तो ये है बसने की प्रक्रिया। अब इसके बारे में जान लेते हैं। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया को जन्म दिया। जब लोगों ने पौधे उगाने शुरू किए, खेती करना शुरू किया और जानवरों को पालना शुरू किया, तो वो एक ही जगह पर क्या हो गए, बस गए। क्योंकि जो व्यक्ति खेती करेगा वो आज यहाँ और कल वहां तो नहीं जा सकता, क्योंकि खेती एक दिन दो दिन की तो बातें होती नहीं है। खेत को तैयार करना, फसल लगाना, फसल में पानी वगैरह देना, फिर फसल के पकने का इंतजार करना, तब फिर फसल की कटाई करना, इसमें एक लंबा प्रोसेस होता है। 6 महीने साल भर का एक प्रोसेस लग जाता है। लेकिन पहले के लोग क्या होते थे, घुमंतु होते थे, आज यहाँ कल वहां परसों वहां। तो फिर क्या हुआ, जब इन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया, खेती करना शुरू किया, तो ये एक ही जगह पर इकट्ठा होकर रहना शुरू हो चुके थे। इसके अलावा ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इनकी वजह यह थी कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। अब जब आम लोगों ने जानवरों को पालना शुरू किया तो उसमें वो चयन करके ऐसे जानवरों को चुनते थे जो जल्दी बीमार नहीं होते थे, क्योंकि आज की तरह उस समय दवाइयां वगैरह तो थी नहीं और लोगों के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं था कि कैसे इनका इलाज किया जाए। तो वो उसी उसी जानवर को चूज करते थे, चयन करते थे जो जल्दी बीमार नहीं होते थे, जल्दी उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। तो इसी तरह से उन्होंने क्या किया कि जानवरों को पालना शुरू किया और पौधों को लगाना शुरू किया। पॉइंट हमारा कहता है जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। इसे भी समझ लेते हैं। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। ये पशु जितने भी होते हैं, चाहे वो गाय हो या हथनी हो या बकरी हो या सुअर हो या भेड़ हो, इनसे तो बच्चे पैदा होते हैं ना, और इससे क्या होता है, इनकी जनसंख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए, मतलब उनको सही तरीके से रखा जाए, तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही साथ उनसे दूध भी प्राप्त होता है। ये जो जानवर है, जैसे गाय की बात कर लो, बकरी की बात कर लो, तो इनसे तो मिल्क भी हमें मिलता है ना, दूध भी तो प्राप्त होता है। और ये दूध कई तरह की चीजों को बनाने में काम आता है। इंसान दूध पी के भी तो जिंदा रह सकता है ना। जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है, दूध जो है वो एक भोजन का अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक सही तरीका भी है। भोजन भंडारण कहने का मतलब है कि पशु पालने से आपको क्या क्या चीजें प्राप्त होती है, दूध प्राप्त होता है, गोबर प्राप्त होता है, मांस प्राप्त होता है। इसके अलावा पशुओं के माध्यम से आप अपने खेती को और बेहतर कर सकते हो। खेत जोतने में पशु मदद करता है, किसी भी फसल को एक जगह से दूसरी जगह तक ढोने में पशुओं का मदद लिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं उस समय के इंसान के लिए फायदेमंद हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है आरंभिक मानव। आरंभिक मानव को समझ लेते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है। पुरातत्वविद किसे कहते हैं, अब ये समझ लीजिए। पुरातत्वविद कहने का मतलब हो गया वैसे लोग जो पुरानी चीजों को खोजते रहते हैं, खुदाई करके पुरानी चीजों को निकालते रहते हैं, उनके बारे में जानकारियां हासिल करते रहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं। जिनका निर्माण
और उपयोग आखेट खाद्य संग्राहक किया करते थे। देखिए पुरातत्वविद जो थे उन्हें कुछ ऐसी वस्तु मिली है खुदाई के दौरान, कुछ ऐसी चीजें मिली है जिसका निर्माण आखेट करने वाले का मतलब होता है शिकार करने वाले का। जंगल में छोटे छोटे जानवरों को मारकर अपने भोजन के रूप में उपयोग करने वाले लोगों को हम शिकारी कहते थे, और शिकारी का एक दूसरा नाम आखेटक भी होता है। तो उनको कुछ ऐसी चीजें मिली है जैसे पत्थर मिला है, पत्थर के हथियार मिले हैं, लकड़ियों के हथियार मिले हैं, हड्डियों के औजार मिले हैं। तो ये इन सभी चीजों का औजार बनाते थे और उससे जानवर का शिकार किया करते थे। पत्थरों के औजार तो आज भी बाजार में बेचे जाते हैं, पत्थरों से बना हुआ चीज आज भी बाजार में बिकता है। तो ये आरंभिक मानव के बारे में था। मानव के बारे में और भी जान लेते हैं। इसमें से कुछ औजार का उपयोग फल फूल काटने, हड्डी और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने में भी किया जाता था। पहले के लोग तो खाल वगैरह भी उतार के जानवरों का बेचा करते थे ना, आज भी होता है। आज भी तो जानवर जब मर जाते हैं तो उनके खाल उतार के उसको अलग बेचा जाता है। भारत में उत्तर प्रदेश एक ऐसा जगह है जिसमें कानपुर एक ऐसा शहर है जहाँ पे चमड़ा व्यापार का सबसे बड़ा बिजनेस हब माना जाता है। वहां पे सबसे ज्यादा चमड़े का व्यापार किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे उनके साथ कुछ हड्डियां लकड़ियों के मुट्ठे या भाले के साथ भी हथियार का यूज किया जाता था। मैंने आपको बोला ना, वो जो भी हथियार बनाते थे उस पे हैंडल वगैरह लगाया करते थे। हैंडल लगाने से उनको उसकी पकड़ पे सहूलियत होती थी, आसानी से वो उसे पकड़ सकते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां भी काटी जाती थी। कुछ ऐसे औजार थे जैसे कुल्हाड़ी की बात कर ले, उससे लकड़ियां वगैरह काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग क्या था उस समय, तो जो हमेशा से होता है ईंधन के रूप में, जलावन के रूप में लोग उससे अपना घर का खाना बनाते थे, झोपड़ियों का निर्माण करते थे। कई प्रकार की ऐसी लकड़ी भी हुआ करती थी जिससे औजार भी बनाया जाता था, जिससे हथियार का भी निर्माण किया जाता था। कहता है रहने की जगह निर्धारित करना। रहने की जगह निर्धारित करने का मतलब है कि कौन से जगह पे ये लोग रहते थे या फिर कैसे डिसाइड करते थे आरंभिक मानव, जो शुरुआत के मानव थे, कि कैसे हमें रहना है और कहाँ रहना है। तो लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहां पर आखेट खाद्य संग्राहक को होने का प्रमाण मिला है। लाल त्रिकोण वाले स्थान मतलब एक ऐसा जगह जो त्रिकोण है, त्रिभुज टाइप का है और लाल रंग का है, यहाँ पे इन लोगों के रहने का सबूत प्राप्त हुआ है। इसके अलावा भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक हुआ करते थे। मानचित्र में कुछ सिर्फ गिने चुने स्थान ही आपके बुक में चिन्हित किए गए, मतलब जो बहुत पॉपुलर है ना, बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा पढ़ा जाता है, उन्हीं के बारे में बताया गया है। कई पुरा स्थल जो है वो नदियों और झीलों के किनारे भी पाए गए हैं। नदी के किनारे भी ये रहते थे, झील के किनारे भी रहते थे, ताकि पानी उन्हें आसानी से प्राप्त हो जाए। पॉइंट हमारा कहता है पत्थर के औजारों का उपयोग। अब हम पत्थर के औजारों के उपयोग के बारे में पढ़ लेते हैं कि पत्थर का जो औजार बनता था उसका क्या उपयोग होता था। आपको बाएं और दाएं के हिसाब से समझाया है। हालांकि आप बुक में देखोगे तो वहां पे आपको फोटो दिखाई देगा। फोटो में जो बाएं साइड का है और जो दाएं साइड का है उसे आप सही तरीके से देख लेना। बाएं साइड में जो आपके पुस्तक में फोटो दिखाया गया है या पिक्चर दिखाया गया है या जो फिर डायग्राम दिखाया गया है, ये इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। मतलब वैसे पेड़ पौधे जिससे इंसान के भोजन के लिए पेड़ों को खोदा जाता था ना, मिट्टी के नीचे से कोई कंद मूल निकाला जाता था ना, तो ऐसे समय के लिए इन हथियारों का उपयोग होता था, जो आपके बुक में बाएं साइड में दिखाया गया है। वहीं पे दाएं साइड में जो दिखाया गया है वो जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता है। जानवरों का जो खाल निकाला जाता था उससे जो भी कपड़े बनाए जाते थे, क्योंकि उस समय तो इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी हाई नहीं था, जींस नहीं था, टी शर्ट नहीं था, शेरवानी नहीं था, सूट नहीं था, ये सारे कपड़े तो उस समय नहीं हुआ करते थे। उस समय लोग पेड़ की छाल से, जानवर की छाल से कपड़े बनाया करते थे और उसी को पहना करते थे। तो उसके सिलने के लिए जिन हथियारों का उपयोग होता था ना, वो आपके बुक में दाएं साइड में दिखाया गया है। गर्तवास क्या है? गर्तवास से आप क्या समझते हैं? जो पुरातत्वविद थे उनको कुछ पुरा स्थलों पर, मतलब जो पुरानी जगह थी जहां पे वो खोदबीन किया करते थे, खुदाई के दौरान उनको जो चीजें प्राप्त हुआ करती थी, वहां पर उनको झोपड़ियों और घरों के निशान मिले। मतलब झोपड़ी, जैसे कि जो घास फूस से जो घर बनाए जाते थे ना, उन्हें हम झोपड़ी कहते हैं। उनके कुछ निशान प्राप्त हुए हैं, जैसे कि बुर्ज होम
जो वर्तमान कश्मीर में है, मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही। यहाँ पे लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, गड्ढा खोद के घर बनाते थे, जिन्हें हम गर्तवास कहते थे। जो जमीन के नीचे घर बनाया जाता था ना, उसे हम गर्तवास के नाम से जानते हैं। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां हुआ करती थी, सीढ़ियों बना के रखते थे और जमीन के नीचे उनका घर बनाया हुआ था। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। वो ऐसा घर इसलिए बनाते थे क्योंकि उनको ठंड के समय में ज्यादा ठंड ना लगे। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है, जहां पे वो आग जला के रखते थे। इसके अलावा ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। मतलब जिस तरह का मौसम है, ठंड का मौसम है तो घर के अंदर खाना पकाते थे, गर्मी का मौसम है तो ये सब घर के बाहर खाना पकाते थे। तो आपने गर्तावास के बारे में समझ लिया। गर्तावास कहने का मतलब है उस समय के द्वारा बनाए गए घर जो होते थे, वो गड्ढे के अंदर बनाए जाते थे, ताकि ठंड के मौसम में उन लोगों को ठंड से बचाव मिले। साथ ही साथ घर झोपड़िया हुआ करता था, घास फूस लकड़ियों के माध्यम से बनाया जाता था। इसके अलावा घर के अंदर और बाहर दोनों जगह पर आग जलाने के निशान प्राप्त हुए हैं। इससे यही पता चलता है कि वो मौसम के अनुसार या फिर कभी अंदर और कभी बाहर वो खाना बनाते रहते थे। जब उनका जहां मन होता था उसी हिसाब से वो अपने भोजन का निर्माण करते थे। पॉइंट हमारा कहता है खेती की शुरुआत। तो मैंने आपको नवपाषाण जो आज से 10,000 साल पहले शुरू हुआ था उसके बारे में बताया था कि नवपाषाण युग में ही खेती की शुरुआत हुई थी। तो खेती की शुरुआत को मानव इतिहास का सबसे क्रांतिकारी घटना माना जाता है। जब खेती की शुरुआत हुई तो उस समय को मानव के इतिहास में सबसे बड़ा क्रांतिकारी इतिहास माना जाता है, क्योंकि इसी के साथ बसने की प्रक्रिया शुरुआत हुई थी। मतलब एक जगह पर इकट्ठा होकर रहने की प्रक्रिया शुरुआत हुई थी। खेती के कारण ही आदमी खाना बदोश जीवन को छोड़कर अस्थाई जीवन जीने लगा। मतलब जब खेती होना शुरू हुआ तो पहले जो लोग खाना बदोश हुआ करते थे, जो बंजारे टाइप के लोग हुआ करते थे, जो आज यहाँ कल वहां परसों वहां ऐसे घूमते रहते थे, वो लोग घूमना बंद कर दिए और एक ही जगह पर अपनी बस्तियों को बसाने लगे। इतिहासकारों का मानना है कि खेती की खोज सबसे पहले महिलाओं ने की होगी। मतलब ऐसा माना जाता है कि खेती का खोज जो है वो सबसे पहले जो है वो महिलाओं के माध्यम से किया गया था। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि महिलाओं को गर्भावस्था और फिर बच्चे के पालन पोषण के दौरान एक स्थान पर ही टिक कर रहना पड़ता होगा। मतलब जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती थी तब तो वो काम करने के लिए जा नहीं सकती थी, वो किसी भी प्रकार के शिकार को नहीं कर सकती थी, तो वो एक ही स्थान पे रहती थी। तो ऐसे समय में उन्होंने जब महिलाओं ने एक ही समय पर लंबे समय तक रहना शुरू किया तो इससे उन्होंने बीज से पेड़ों को पनपते हुए देखा, क्योंकि पहले तो वो एक ही जगह पे रहते नहीं थे। तो वो उनको क्या पता चला कि आज यहाँ पे अगर बीज गिरेगा तो इससे पौधा भी निकलता है, आज अगर वो यहाँ है तो कल कहीं और चले जाते थे। तो ऐसे समय में महिलाएं प्रेग्नेंट हुआ करती थी, गर्भावस्था में रहती थी, बच्चे को जन्म देने के लिए वो तैयार रहती थी। तो उन्होंने देखा कि जब वहां पे वो 9 महीने तक कंटिन्यू रही तो देखा कि बीज से पेड़ निकलते हैं, पेड़ से पौधा वगैरह होता है, इससे खेती किया जा सकता है। तो इस तरह से उन्होंने खेती की शुरुआत की। देखिए ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये बड़े फैक्ट्स पॉइंट्स हैं। आपको किसी को डिटेलिंग करने में, किसी को समझाने में बहुत ही आसानी होगा। कोई अगर आपसे पूछ दे कि खेती की शुरुआत कैसे हुई होगी, तो इतिहासकारों ने क्या बताया कि इसकी शुरुआत महिलाओं के माध्यम से हुआ होगा, क्योंकि पुरुष तो एक जगह पर टिक के रहते नहीं थे। और एक जगह पर जो व्यक्ति टिक के नहीं रहेगा उसे कैसे पता चलेगा कि आज अगर जमीन के नीचे हम बीज रखते हैं तो कल इससे पौधा निकलेगा। वो तो एक जगह रहेगा तब ना पता चलेगा। तो महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती थी तब जब वो एक जगह पे रहती थी तब उन्हें पता चला कि ऐसे खेती का काम भी किया जा सकता है। तो यहां से स्टार्ट ऑफ फार्मिंग शुरू हुई थी। पॉइंट हमारा कहता है खेती के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ फार्मिंग। क्या फायदा है खेती करने से? तो खेती से भोजन की आपूर्ति बेहतर होगा। खेती करना ये लोग शुरू हो गए तो इससे क्या हुआ, भोजन की आपूर्ति बेहतर हो गई, भोजन के लिए अनाजों की उपलब्धता बेहतर हो गई। साथ ही साथ शिकार और भोजन संग्रह से निर्भरता कम हुई। अब इनको ज्यादातर शिकार करने की जरूरत नहीं थी। पहले तो इनको भोजन करने के लिए शिकार करना जरूरी था ना, नहीं तो ये भोजन कहाँ से करते। लेकिन जब इन्होंने गेहूं, धान, जौ, ज्वार इत्यादियों का खेती करना शुरू किया तो इससे इनको शिकार करने की आवश्यकता
कम हो गई। हम जानते हैं कि किसी भी पौधे को फल और बीज देने में महीने लग जाते हैं। किसी भी पौधे से अगर आप बीज तैयार करना चाहते हैं या फल तैयार करना चाहते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आज मिट्टी के नीचे बीज डाल दोगे और कल होके उसमें से फल निकल जाएगा। उसमें तो महीनों का समय लगता है। इसलिए फसल की देखभाल करने के लिए लोगों को एक ही स्थान पर टिकने की जरूरत हो गई। एक ही स्थान पर लोग रहना शुरू हो गए। इससे बसने की प्रक्रिया शुरू हो गई। लोग एक ही जगह पर बस्ती बना के रहना शुरू हो गए। जब जरूरत से अधिक भोजन मिलने लगा, तो लोगों को इतना खाली समय मिलने लगा कि वो अपने बौद्धिक विकास पर ध्यान दें। जब उनको अनाज मिल ही जाता था पूरे साल का खाने का, तो फिर वो बैठ के अपने और अच्छे भविष्य के बारे में सोचने लगते थे। इससे वैज्ञानिक कला, भाषा की क्षमता का विकास हुआ। अलग-अलग तरह की चीजों का यहाँ पे विकास हुआ। इस प्रक्रिया के साथ-साथ समुदाय का आकार बढ़ने लगा, इनके बच्चे बढ़ने लगे। प्रजनन के माध्यम से यहाँ पे और ज्यादा जनसंख्या बढ़ने लगा। ये सब इनके अंदर फायदे के रूप में देखा जाता है। और धीरे-धीरे फिर क्या हुआ? समुदाय बनने लगा, एक समाज का निर्माण होने लगा, गांव का विकास होने लगा, कस्बा बनने लगा, शहर बनने लगा। ऐसे ही धीरे-धीरे विकास होते-होते आज हम मानव इस तरह के जीवन को जी रहे हैं। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि गांव उस जगह पर होता था, मतलब या फिर उस जगह को कहते थे जहां लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि हुआ करता था। गांव ऐसे जगह को कहा जाता है या कहा जाता था या कहा जाएगा जहां पे ज्यादातर लोग क्या करते हैं? कृषि करते हैं, खेती करते हैं। वही जगह को हम क्या कहते हैं? गांव कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है खेती और पशुपालन की शुरुआत। मतलब खेती के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है, पशुपालन के बारे में भी बताया है। तो आइए अब हम जानते हैं कि खेती और पशुपालन मतलब पशुओं को पालने की जो प्रक्रिया थी वो कैसे शुरू हुआ। तो देखिए इस दौरान क्या हुआ कि महाद्वीप के भिन्न-भिन्न इलाकों में, मतलब जगह पर, अलग-अलग जगहों पर गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। मतलब किसी ने बोया नहीं था इसका बीज, किसी इंसान के द्वारा नहीं बोया गया था, प्राकृतिक तरीके से नेचर। देखो नेचर कितना महान होता है कि वो इंसान को अगर जन्म दिया तो उसके पेट भरने के लिए स्वतः अपने आप ऑटोमेटिक गेहूं उगाना शुरू किया, जौ उगाना शुरू किया, धान उगाना शुरू किया। शायद महिलाओं और पुरुष और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा, मतलब समेटना शुरू कर दिया होगा, जमा करना शुरू कर दिया होगा। कौन कौन? महिला भी जमा करती रही होगी, बच्चे भी जमा करते रहे होंगे, पुरुष भी जमा करते रहे होंगे। साथ ही साथ वो ये भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते हैं, कैसे उगते हैं, कैसे इसे पकाकर तैयार किया जाता है। ऐसा करते करते लोगों ने अनाज को खुद पैदा करना सीख लिया होगा कि कैसे हम खेती करते हैं, कैसे अनाज को जमीन के अंदर लगाते हैं और फिर इससे नए नए पौधे उगाते हैं, फिर इससे फलों को उगाते हैं और फिर उसको जमा करके इंसान अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया होगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे लोग क्या हो गए? कृषक बन गए, खेती करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उसे पालतू बनाया होगा। घर के आसपास हरी साग सब्जी हो गया या फिर हरे पेड़ पौधे हो गए होंगे, उसको रखते होंगे और पशु जो है उसे खाने के लिए आते होंगे, तो उनको इस तरह से वो बांधकर फिर अपने लिए उपयोगी बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ता और वो जंगली पूर्वज था। मतलब कुत्ता को ही सबसे पहले उन लोगों ने पालतू बनाया क्योंकि कुत्ता वफादार होता है, उससे उनको फायदा प्राप्त होता था, शिकार करने में मदद मिलता था, साथ ही साथ उनके घर की रखवाली भी किया करता था कुत्ता। इसलिए सबसे पहले उन्होंने जिस जानवर को पालतू बनाया वह डॉग था, कुत्ता था। के बाद धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को भी अपने घर के नजदीक आने के लिए उत्साहित करने लगे, उनको भी पालने के लिए शुरुआत कर दी। हरे चारा को देके उन्होंने बकरी को भी पालतू बनाया, भेड़ को भी पालतू बनाया, गाय को पालतू बनाया, सुअर को पालतू बनाया, जिससे उनको पशुपालन करने में फायदा प्राप्त होता था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु के बारे में पढ़ेंगे कि मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु कैसे होता था, कैसे लोग एक जगह पे रहते थे, कैसे वो लोग को दफनाते थे या जलाते थे, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। तो देखिए मेहरगढ़ जो है वो संभवतः वह स्थान है जहां के स्त्री पुरुष ने इस इलाकों में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी को पालना सीखा होगा। जो मेहरगढ़ के रहने वाले मनुष्य थे, जो लोग थे, उन्होंने ही तो सबसे पहले खेती किया होगा ना, सबसे पहले पशुपालन किया होगा ना। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिला। जब पुरातत्वविद वहां पे खुदाई किए ना, तो वहां पे अलग अलग जानवरों की हड्डी प्राप्त हुई है। में इसके अलावा
चकोर और आयताकार घरों में के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। मतलब चकोर और आयताकार घर हुआ करता था, चौड़ा घर या फिर आयताकार घर हुआ करता था, जिसमें इंसानों के अवशेष मिले हैं। इंसान के अवशेष कहने का मतलब है कि मनुष्यों की हड्डी मिली है, कंकाल मिला है। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हुआ करते थे। जब खुदाई किया गया तो उनके घर जो होते थे ना, उसमें प्रत्येक घर में 4-5 कमरे जैसा घर हुआ करता था। और संभवतः भंडारण के काम भी आते होंगे। मतलब अनाजों को रखने के लिए भी वो घर बनाते थे, अपने जलावन को रखने के लिए घर बनाते रहे होंगे, अपने पशुओं को रखने के लिए घर बनाते रहे होंगे। मृत्यु के बाद मतलब मरने के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते थे। मतलब जो इंसान मर जाता है, आज भी तो आप देखते हो ना, जो इंसान मर जाता है उसको सम्मान के साथ उसके क्रियाक्रम को किया जाता है। ऐसा ही कुछ उस समय भी हुआ करता था। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। उस समय के लोग भी मानते थे कि मृत्यु के बाद भी लोगों के अंदर जीवन होता है। वो दूसरे पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, दूसरे जन्म में विश्वास रखते थे। इसीलिए कब्रों में, कब्र कहने का मतलब होता है जहां पे इंसानों को गाड़ा जाता था, मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। जो व्यक्ति या जो पुरुष या जो मनुष्य या जो औरत या जो लोग मर जाते थे, उनके मरने के साथ साथ कुछ चीजें रखी जाती थी, सामान रखा जाता था। मेहरगढ़ में कई ऐसे कब्रें मिली है जहां पे लोगों को दफनाया गया था, जिसमें मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया है। बकरी के साथ उसको दफनाया गया है। इससे क्या होता था, वो लोग ऐसा सोचते थे कि ये तो मर गया, अब ये जिस लोक में जाएगा मतलब परलोक में जाएगा तो वहां पे बकरी इसके साथ जाएगी, जिससे वो दूध वगैरह अपना इससे ले सकता है, मांस वगैरह ले सकता है। ऐसा सोच था उस समय लोगों का। आज भी हमारे यहाँ ऐसा सोच है। लोग के मरने के बाद लोग दान करते हैं ना, वो दान क्यों किया जाता है? दान इसीलिए तो किया जाता है कि हम लोग यही समझते हैं कि ये सारी चीजें उनको वहां पे मिलेगा, जिससे उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। पॉइंट हमारा कहता है पुरा स्थल क्या होता है, पुरा स्थल से हम क्या समझते हैं, या पुरा स्थल किसे कहा जाता है? पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं, उस जगह को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। पुरा स्थल कहने का मतलब है जब इतिहासकारों ने किसी जगह की खुदाई की है और खुदाई करने के बाद उन्हें औजार प्राप्त हुआ है, बर्तन प्राप्त हुआ है, इमारतें जैसी इमारतें, इमारत कहने का मतलब है घर वगैरह देखने को मिला है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो उनको वहां पे अवशेष के रूप में प्राप्त हुआ है, अवशेष मिला है। वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था। अब ये जितनी भी चीजें, औजार उन्होंने क्यों बनाया? ताकि वो शिकार कर सके, ताकि वो खेती कर सके। बर्तन उन्होंने क्यों बनाया? ताकि वो उसमें भोजन कर सके, जानवरों को भोजन करा सके। इमारत क्यों बनाया? इमारत इसलिए बनाया ताकि वो उसमें रह सके, अपने पशुओं को रख सके, वो अपने मतलब कि भंडारण कर सके, जो भी वो खेती करते थे उसका भंडारण कर सके। तो ये सारी चीजें जहां पे हमें मिला है, इसे हम क्या कहते हैं? पुरा स्थल कहते हैं। वस्तुओं का निर्माण लोगों ने खुद के लिए किया था और बाद में फिर वो उन्हें वहीं छोड़ गए, वहीं पे छोड़ दिया उसे। ये जमीन के ऊपर अंदर काफी मतलब समुद्र के, नदी के तल में भी पाए गए हैं, पाए जाते थे। मतलब आप समझ लीजिए कि ये जमीन के ऊपर भी, अंदर भी, कभी कभी समुद्र और नदी के नीचे भी ये सारी चीजें प्राप्त हुई है। क्योंकि आज से 10,000 साल पहले, 12,000 साल पहले, 20,000 साल पहले जिस प्रकार की सभ्यता थी, वो सभ्यता तो आज है नहीं। आज वहां पे बहुत सारी चीजें बदल गई है। कहीं पे उस जगह पे नदियां बह रही है, कहीं पे तालाब बह रही है, कहीं पे झील बह रहा है। तो अभी ये चीजें जो है अवशेष हमें इन्हीं सब जगहों से प्राप्त होता है। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको हम आगे के अध्याय में बताएंगे। मतलब अगले चैप्टर में आपको इन सारी चीजों के बारे में और विशेष तरीके से पढ़ना और जानना है। पॉइंट हमारा कहता है आग की खोज। आग की खोज भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण, और ये आपको 8, 9, 10, 11, 12 हर क्लास के लिए महत्वपूर्ण है कि आग का खोज कैसे हुआ था। देखिए, आग का खोज अगर आपसे पूछा जाए तो इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग कहने का मतलब जो शुरुआत के लोग थे, जो शुरुआत में थे, उन्होंने आग जलाना सीख लिया था। तो आरंभिक लोग थे, जो शुरुआत के समय वाले लोग थे, उन्होंने आग जलाना सीख लिया। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा।
लोगों ने आग का खोज किया तो उसके कौन-कौन से काम हुआ करते थे? उस समय जो आरंभिक मानव थे वो किस प्रकार के काम किया करते थे आग से? तो प्रकाश के लिए, लाइट के लिए तो आग की ज़रूरत होती है। आज भी गाँव वगैरह में आपने देखा होगा, शहरों में तो ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलती है, लेकिन गाँव में डिबिया होता था। पहले मैं जब पढ़ाई करता था ना अपने समय में, तो मैं डिबिया से भी पढ़ाई करता था। डिबिया क्या होता है? 1 सीसी की बॉटल होती है जो गाँव घर में दीपावली में जलाई जाती है ना, बॉटल में मिट्टी, तेल, केरोसिन डाल के बत्ती बनाया जाता है और फिर उसको जलाया जाता है। इन सभी चीज़ों पे मैंने पढ़ाई किया है। लैंप हुआ करता है, लालटेन हुआ करता है, तो ये सारी चीज़ें क्यों होती थी? लाइट के लिए तो हुआ करती थी। तो लाइट के लिए भी इन्होंने आग का खोज किया, साथ ही साथ मांस भूनने के लिए, जो जानवरों को ये खाते थे, उनको पकाने के लिए भी ये आग का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए, जो खतरनाक जानवर होते हैं ना, जैसे बाघ हो गया, चीता हो गया, शेर हो गया, जंगली सूअर हो गया, इन सभी जानवरों को ना आग से डर लगता है। याद रखिएगा, ये सभी जानवर जो हैं वो आग से डरते हैं। तो ये इंसान उस समय तो जंगलों के आसपास ही रहा करते थे। तो मान लो अगर आग जला के रखते थे ना, तो जो जंगली जानवर होते थे ना वो इनके घर तक नहीं आते थे, डर से दूर ही रहते थे। और आग नहीं जलता था तो वो आते थे, इनके बच्चों को खा जाते थे, महिलाओं को खींच के लेके जाते थे, पुरुषों को लेके जाते थे, इनके मवेशियों को लेके जाते थे। इसलिए इन लोगों ने आग का खोज किया जिससे जो खतरनाक जानवर हो वो उनके घर से दूर रहे। हम बात करेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में। अब हम पूरा पाषाण काल को समझ लेते हैं। हम जिस काल के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उसे बड़े-बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वो पूरा पाषाण काल कहते थे। अब देखिए, हम अभी जिस काल के बारे में इतने देर से हम लोगों ने पढ़ा है, इसे पुरातत्वविद मतलब जो इतिहासकार हैं, जो इन सब चीज़ों के बारे में खोजबीन करते रहते हैं, उन लोगों ने इन सब के नाम रखे हैं। तो आरंभिक काल को मतलब शुरुआत के समय को इन्होंने क्या नाम रखा? पूरा पाषाण काल नाम रखा। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है अनाज का उपयोग। अनाज के बारे में तो हमने बहुत सारी चीजों को अभी पढ़ा है कि खेती कैसे शुरू हुआ, खेती कब से शुरू हुआ, किस किस प्रकार के चीजों का खेती हुआ करता था, पशुपालन कैसे शुरू हुआ। अब हम बात करेंगे अनाज के उपयोग के बारे में कि क्या उपयोग था अनाज का। तो बीज के रूप में अनाज का उपयोग होता था। बीज कहने का मतलब है कि कुछ लोग बीजों की तरह पे अनाज के दानों को रख लेते थे और फिर से समय आने पे उसे खेतों में लगाते थे ताकि फिर से अनाजों को उगाया जा सके। खाद के रूप में, भोजन के रूप में भी गेहूं, जौ, धान का इस्तेमाल करते थे। उपहार के रूप में आज जो हम महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं ना, आज के ट्रेंड में आपने देखा होगा महंगे महंगे गिफ्ट देना, तो ये उस समय नहीं था। उस समय लोग अनाज को ही, पशुओं को ही गिफ्ट में भी दिया करते थे उपहार के स्वरूप। भंडारण के लिए, भंडारण कहने का मतलब है जब भी कोई किसान अपने अनाज को उगाता था तो उसमें से कुछ हिस्सा जमा करके रख लेता था ताकि वो अगले साल फिर से उसका इस्तेमाल करके खेती को कर सके। तो ये सारे चीजें जो हैं वो अनाजों के उपयोग के रूप में जाना जाता है। पॉइंट हमारा कहता है आखेटक, खाद संग्राहक। अब हम आखेटक और खाद संग्राहक के बारे में जानेंगे। हमने आपको बताया है कि आखेट करने वाले व्यक्तियों को हम शिकारी भी कहते हैं, जो छोटे-छोटे जानवरों को मारकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते थे। आखेटक, खाद संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे। मतलब घुमंतू थे, खानाबदोश थे, जो एक जगह पे नहीं रहते थे, मतलब कि घूम-घूम के अपना जीवन चलाते थे। ऐसा करने के कई सारे कारण थे। अब उन कारणों के बारे में जान लेते हैं। पहला कारण तो यह था कि अगर वो एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे, तो आस-पास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। अगर एक जगह पे वो रहते थे, तो वहाँ के जानवर सब समाप्त हो गए, फल-फूल समाप्त हो गए, तो फिर तो वहाँ पे नहीं रह सकते थे ना, उनको तो फिर दूसरा जगह खोजना पड़ता था, ताकि वो फिर से जाके अपने पेट को चला सके। तो भोजन की तलाश में वो एक जगह से दूसरे जगह तक घूमते रहते थे। ये पहला कारण था। दूसरा कारण है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक जाया करते थे। दूसरा कारण ये था कि जानवर अपने शिकार के लिए मतलब जो भी जानवर ये पालते थे उसके शिकार के लिए नए-नए जानवर की आवश्यकता होती थी। बकरी, भेड़, हिरन, गाय, बैल आदि को पालते थे तो उनके लिए भी तो भोजन की आवश्यकता होती थी। तो उनके भोजन को ढूंढने के लिए भी ये एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते थे और जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इन्हीं के पीछे-पीछे जाया करते थे। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि पेड़ और पौधों में फल-फूल अलग-अलग मौसम में आते हैं। आपको पता है अभी आम का मौसम है, तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही आम के पेड़ में 12 महीने आपको आम मिल जाएँगे। लीची का मौसम है, तो लीची भी आपको 12 महीने तो नहीं मिलेगा। अभी लीची का मौसम है, फिर वो खत्म हो जाएगा, तो फिर अगले साल इसी मौसम में लीची आएगा। तो जब लीची का मौसम होता है, तो मैं एग्ज़ाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, तो अभी मैं यहाँ रह रहा हूँ। अब लीची का मौसम खत्म हो जाएगा, तो कहीं और दूसरा फल का मौसम आएगा, तो फिर वहाँ पे चले जाएँगे। तो ऐसे ही
उस समय के जो लोग थे वो मौसमी फलों के हिसाब से इधर-उधर विचरण किया करते थे और उपयुक्त मौसम की तलाश में घूमते रहते थे। ये भी एक इनका मुख्य कारण था कि ये एक जगह पर टिक के नहीं रहते थे। ये तीसरा कारण था। अब हम चौथे कारण के बारे में बात कर लेते हैं। तो पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़-पौधे का जीवन संभव नहीं है। पानी के बिना आप रह सकते हो? नहीं रह सकते हो ना। भोजन के बिना तो आप 5 दिन 10 दिन रह भी लोगे जिंदा, लेकिन पानी के बिना तो आप 3-4 दिन में ही समाप्त हो जाओगे। अगर आपको 3-4 दिन तक कंटिन्यू पानी नहीं मिले तो आप ऐसे ही मर जाओगे। तो उस समय के लोगों के लिए भी पानी बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था। तो ये क्या करते थे, पानी की तलाश में झील, झरने तथा नदियों में ये पानी मिलता था। आज की तरह तो हैंडपंप हुआ नहीं करता था, मोटर नहीं हुआ करता था। तो ये इन्हीं पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि हमारे एरिया में जो नदी है या झील है वो कुछ समय के बाद सूख जाए, तो ये फिर किसी और एरिया में चले जाते थे जहां पे पानी उपलब्ध रहता था, बारिश वहां पे उपलब्ध रहता था, या फिर जहां पे बारिश ज्यादा होती थी ये वहां पे चले जाते थे। इससे क्या होता था कि सूखे के मौसम में भी ये पानी को प्राप्त कर लेते थे, और पानी का भी तलाश जो है एक मुख्य कारण था कि ये एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे। पॉइंट हमारा कहता है उद्योग स्थल। अब उद्योग स्थल के बारे में जान लेते हैं। कुछ स्थानों पर औजार बनाने के लिए प्रचुर मात्रा में पत्थर मिलते थे। अब कुछ ऐसे स्थान थे उस समय पे जहां पे पत्थरों का भंडार हुआ करता था, बहुत सारे पत्थर हुआ करते थे, और इन लोगों को क्या चाहिए था, इन लोगों को तो यही चाहिए ना, औजार बनाने के लिए पत्थर चाहिए था। ऐसे स्थानों का उपयोग औजार बनाने के लिए किया जाता था, और ऐसे स्थान उद्योग स्थल कहलाते हैं, ये याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट है इसमें आवासीय स्थल। आवासीय स्थल मतलब किसी नगर का वह भाग, किसी शहर का वह भाग, किसी गांव का वह भाग, किसी कस्बे का वह भाग, किसी जाति के रहने का वह भूभाग जिसका प्रयोग अधिकांश रूप से मकान एवं लोगों के आवास के लिए, अन्य साधनों के लिए किया जाता था। मतलब ऐसा स्थान जहां पे लोग घर बनाते थे, शहरों का निर्माण किया ऐसे ही धीरे धीरे घर बना के, जहां लोग अपने परिवार के साथ रहते थे, अपने व्यापार को किया करते थे, अपने रोजगार को किया करते थे, उद्योग या फिर वाणिज्य के क्षेत्र में काम करते थे। उद्योग का मतलब हो गया बिजनेस, और वाणिज्य का मतलब भी व्यापार ही होता है। तो ऐसे लोग जो हैं वो जिस स्थान पे रहते थे, जहां पे पक्के मकान बनाते थे, जहां पे अपने परिवार के साथ रहते थे, उसे हम आवासीय स्थल के नाम से जानते हैं। बात करेंगे मध्य पाषाण युग के बारे में। इस काल को ना 3 भागों में अलग-अलग बांटा गया है। अभी हमने पूरा पाषाण काल के बारे में इतनी सारी चीजें पढ़ी है। अब हम मध्य पाषाण काल के बारे में या मध्य पाषाण युग के बारे में पढ़ेंगे। इसको ना 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आरंभिक जो नंबर 1 पे आता है, दूसरा है मध्य जो नंबर 2 पे आता है, और तीसरा है उत्तर पाषाण युग जो नंबर 3 पे आता है। मैंने अभी आपको बताया ना कि मध्य पाषाण काल को 3 अलग-अलग भागों में बांटा गया है। मानव इतिहास का लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। जितनी भी चीजें हमने अभी तक पढ़ा है इतिहास के बारे में, जितने भी आविष्कार पढ़े हैं, जितनी भी सभ्यता पढ़ा है, जितनी भी जनजातियां पढ़ी है, जितनी भी कहानियां पढ़ी है, वो सारे कहानियां मध्य पाषाण काल के बारे में ही पढ़ा है। 99% स्टोरी अबाउट हिस्ट्री हमने इसी काल के बारे में पढ़ा है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलता है, पर्यावरण के अंदर, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो बदलाव मिला है, उसे हम मिलस्थित यानी मध्य पाषाण युग के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, मध्य पाषाण युग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। पॉइंट हमारा कहता है लघु पाषाण युग। अब लघु पाषाण युग के बारे में जान लीजिए। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। मतलब आज से 12,000 साल से लेके 10,000 साल तक के समय को हम लघु पाषाण युग कहते हैं। और इस काल में, मतलब इस टाइम पीरियड में, इस समय में पाषाण औजार आमतौर पर छोटे मोटे होते थे, मतलब छोटी छोटी हथियारें हुआ करती थी जो पत्थरों का बना हुआ करता था। इसके अलावा माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण इसी को कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया है कि पूरा पाषाण युग, इसके पहले मैंने आपको बताया है मध्य पाषाण युग, अब मैंने आपको बताया है लघु पाषाण युग। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद रखिएगा इसको। इसके अलावा अब हम कृषक के बारे में जान लेते हैं कि कृषक क्या होता है, कृषक किसे कहते हैं। किसान को ही कृषक कहते हैं, जो फार्मिंग करते हैं, जो फार्मर होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कृषक कहते हैं, किसान कहते हैं। जो खेती का काम करे, जो खेती बाड़ी करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, किसान कहते हैं। इन्हें कृषक और खेतिहर दोनों नाम से जाना जाता है।
किसान को ही हम खेतिहर के नाम से भी जानते हैं। पॉइंट हमारा कहता है पशुपालक, जिसे कभी कभी पशु रक्षक के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। पशुपालक को ही हम पशु के रक्षा करने के लिए क्या उपयोग होता है शब्द का, पशु रक्षक। ये दोनों एक ही है, पशुपालक और पशु रक्षक। पशुपालक भी क्या करते हैं, पशुओं को पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, और पशु रक्षक भी क्या करते हैं, पशुओं की रक्षा करते हैं। तो वह व्यक्ति होता है, पशुपालक वह व्यक्ति होता है जो चिड़ियाघर के जानवरों का प्रबंधन करता है, जिन्हें संरक्षण के लिए कैद में रखा जाता है और जनता को प्रदर्शित किया जाता है। पशुपालक का आपने चिड़ियाघर जरूर देखा होगा अपनी लाइफ में। अगर नहीं देखा है तो एक बार आपको जू में जाना जरूर चाहिए, क्योंकि जू में आपको अलग अलग तरह के जानवर, पशु पक्षी, सांप, कीड़े मकोड़े, ये सब देखने को मिलेंगे। आपको दिल्ली में भी चिड़ियाघर है, लेकिन बहुत बेहतरीन चिड़ियाघर दिल्ली में नहीं है। दिल्ली के चिड़ियाघर में ना ज्यादातर तो जानवर है ही नहीं। मैं कई बार जा चुका हूँ, देखा हूँ, कुछ भी नहीं है वहां पे। जगह ही इतना बड़ा है ना कि जगह देखते देखते ही आप थक जाओगे, पेड़ पौधे देखते देखते थक जाओगे। जबकि ज्यादा मोस्टली लोग जाते क्यों है चिड़ियाघर, अलग अलग जानवरों को देखने जाते हैं, अलग अलग तरह के पशु पक्षियों को देखने जाते हैं। तो आप एक बार अपने लाइफ में जू को जरूर देखना। पालक वैसे लोगों को कहा जाता है जो जानवरों को उनकी सुरक्षा के लिए कैद करके रखते हैं और लोगों को दिखाते हैं। अब हम बात करेंगे नवपाषाण युग के बारे में। अब आइए जान लेते हैं नवपाषाण युग क्या है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के जो टुकड़े होते हैं, जैसे हंसिया हो गया, जिसे हम हसुआ भी कहते हैं, और भी औजार मिलते हैं। नवपाषाण युग में आपको ये अलग अलग तरह के हथियार मिलेंगे जो हड्डी लकड़ियों से बनाए जाते थे। साथ ही साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौर में बनाए जाते थे। पाषाण काल में जिन हथियारों के बारे में हमने बात किया है, वो भी हथियार नवपाषाण युग में बनाए जाते थे, उनका उपयोग किया जाता था। अगले युग की शुरुआत लगभग लगभग 10,000 साल पहले से होती है, जिसे हम नवपाषाण युग कहते हैं। नवपाषाण युग की शुरुआत 10,000 साल पहले हुई थी, जो नवपाषाण युग कहलाता है। कब्र की बात कर ले, जहां पे लोगों को दफनाया जाता था या जलाया जाता था, तो उस स्थान को कहते हैं कब्र। किस स्थान को कहते हैं, जहां किसी व्यक्ति या जीव जंतु को उसके मरने के बाद दफनाया जाता था, गाड़ा जाता था मिट्टी में, इसे हम क्या कहते हैं, कब्र कहते हैं। मरने के बाद जहां पे इंसान को या जानवरों को दफनाया जाता था, उसे हम क्या कहते हैं, कब्र के नाम से जानते हैं। तो महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जान लेते हैं, इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं, जो महत्वपूर्ण रहेगा आपका। मध्य पाषाण युग जो है वो 12,000 से लेके 10,000 साल पहले के समय को कहा जाता है। की प्रक्रिया मतलब लोग जब एक जगह पे बसने शुरू हो गए थे, तो उसका आरंभ जो है वो लगभग 12,000 साल पहले हुआ था। नवपाषाण युग का जो शुरुआत है वो 10,000 साल पहले हुआ था। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग लगभग 8,000 साल पहले हुआ था। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट देने वाला है। ये सारे पॉइंट्स जो इंपोर्टेंट डेट्स है ना, जो तिथियां है ना, वो महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। अब हम बात करेंगे नाम और तिथियों के बारे में। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उन्हें बड़े बड़े नाम दिए हैं। आरंभिक काल को हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। ये दो शब्द जो है वो पूरा यानी कि प्राचीन, पूरा का मतलब होता है प्राचीन, और पाषाण यानी कि पत्थर से बना हुआ। तो प्राचीन काल में जो पत्थर से बना हुआ था ना, इसीलिए इसे हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पत्थर के उस समय औजार हुआ करते थे, हथियार हुआ करते थे, इसीलिए इसका नाम पूरा पाषाण काल रखा गया। पूरा पाषाण काल में 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले का दौर माना जाता है। समझ लीजिए, 20 लाख साल पहले की समय से लेके 12,000 साल पहले तक के समय को, इस टाइम पीरियड को हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग लगभग 99% जो कहानी है, मैंने आपको पहले ही बताया, वो इसी दौर का है। काल में हमें पर्यावरण के बदलाव मिलते हैं। मेसिलिथ यानी कि पूरा मध्य पाषाण युग भी इसी को कहते हैं। इस समय 12,000 साल पहले से लेके 10,000 साल पहले तक के टाइम को माना गया है। देखिए यहाँ पे 12,000 साल से लेके 10,000 साल तक के जो समय है, उसे हम मध्य पाषाण युग के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपको औजार आमतौर पे बहुत छोटे हुआ करते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण भी कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियां हुआ करती थी, लकड़ियों के औजार बनाए जाते थे, और साथ ही साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी यहाँ पे देखने को प्राप्त हुआ है।
युग की जो शुरुआत है ना, वो 10,000 साल पहले से होती है। इसे हम नवपाषाण युग कहते हैं। नवपाषाण युग का मतलब क्या होता है? मतलब कुछ स्थानों पे दिए गए सभी ने, हम सभी क्या कह सकते हैं, इसमें तो हम पुरातत्वविद का ही नाम लेंगे। पुरातत्वविदों ने इन स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में आपको कई सारे और भी नाम पढ़ने को मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल का नाम क्या रहा होगा। हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता है ना कि उस समय का नाम क्या था, उस समय के जो लोग थे वो उसको क्या बोलते थे। तो हम तो इतिहासकार के माध्यम से या फिर पुरातत्वविद के माध्यम से जो नाम दिया जाता है उन्हीं सब के बारे में जानते हैं, और उसी नाम से हम भी इनको बुलाते हैं। आपने देखा क्लास 6 सोशल साइंस इतिहास चैप्टर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। थोड़ा बड़ा चैप्टर है लेकिन महत्वपूर्ण है। इसका नाम था आखेट, खाद से भोजन और संग्रह से उत्पादन तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।